दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और डरावनी भूतिया घटना की ओर। दोस्तों, चार्जिंग ऑटो लेकर मैंने काफी हद तक मुश्किल कामों को छोड़ सा दिया था और अब मैं मुसाफिरों को उनके मंजिल तक छोड़ने के लिए अच्छी खासी रकम भी कमा लेता और खुद भी अच्छी खासी कमाई कर लेता। कुछ ही दिन पहले मैंने लकड़ियों का धंधा बंद किया था, लेकिन उस काम की वजह से मुझे इतनी बीमारियां झेलने को पड़ती जितनी शायद कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन ऑटो रिक्शा लेने के बाद मेरी जिंदगी काफी हद तक सुधर गई थी। हर दिन अच्छा खासा पैसा लेने के बाद भी मेरा कोई खर्चा नहीं होता। ऊपर से मुझे अपने ऑटो को केवल चार्ज करना पड़ता, उसके अलावा मेरा दूसरा कोई खर्चा भी नहीं था। ऐसे में मेरा धंधा काफी बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर लालच की बुरी बला ने मुझे अपने आगोश में ले लिया। हुआ कुछ यूं था कि उस रात मैं अपने ऑटो को लेकर रंगापुर शहर के लिए निकला था। रंगापुर शहर यहाँ से लगभग 25 से 26 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहां पर किसी बस का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। वहां पर हमारे गांव के कुछ लोग भी थे, लेकिन अच्छी बात ये थी कि उनको ज्यादा चोट नहीं लगी थी और अब उनको मुझे हॉस्पिटल से घर लेकर आना था। हमारे गांव के किसी मोतीराम नाम के आदमी ने मुझे फोन करके उनके बेटे को यहाँ लाने को बोला था। फिर क्या था, मैंने अपना ऑटो रिक्शा स्टार्ट किया और फिर मैं रंगापुर के लिए निकल गया। अपना ऑटो लेकर निकलते वक्त मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि उस गांव के अंदर रात को बहुत ही कम गाड़ियां सफर करती हैं। उनका कहना था कि रात को उस गांव के आसपास आत्माएं भटकती हैं और तो और उस गांव तक जाने वाला हाईवे भी भूतों से भरा पड़ा है। लेकिन मैं इन चीजों पर कुछ खास विश्वास नहीं करता था, इसलिए मैंने इनको नजरअंदाज किया और पैसों की लालच में आकर अपने ऑटो को तेज गति से भगाना शुरू कर दिया। लगभग 40 से 50 मिनट के लंबे सफर के बाद मैं उस गांव की बेहद ही करीब पहुंचने लगा। अब तक रात के 10:30 बज गए थे। ठंड अपनी जोरों पर थी और ठंड की वजह से मेरे हाथ पैर थर-थर कँपा रहे थे और मेरे दांत भी आपस में कटकटाने लगे थे। मेरी ऑटो की लाइट सड़क के ऊपर अंधेरे को चीर रही थी और तभी मैंने सामने कुछ देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे सड़क के ऊपर कोई परछाई हो, लेकिन दोस्तों ताज्जुब की बात तो ये थी कि मुझे सिर्फ परछाई ही नजर आ रही थी। उस परछाई का स्रोत मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में मैंने ऑटो की रफ्तार को थोड़ा कम कर दिया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था। और फिर मैंने अपनी ऑटो को उस परछाई के ऊपर से निकाल दिया। हालांकि मुझे इस चीज से कोई घबराहट नहीं हुई और मैंने बड़े ही आराम के साथ अपनी ऑटो को उसके ऊपर से निकाला था। लेकिन फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि कोई तो है जो मुझे लगातार देख रहा है और उसके घूरने की वजह से मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा है। ऐसे में मैंने तुरंत ही पीछे घूम कर देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। एक बार के लिए मेरी सांस में सांस आई, लेकिन जब मैंने पलटते हुए वापस सामने की ओर देखा तो मैंने पाया कि सड़क के ऊपर कोई आदमी काले रंग की कंबल ओढ़कर बैठा हुआ था। उसने अपने पूरे शरीर को उस कंबल से ढक रखा था। वो तो सही समय पर मैंने अपनी ऑटो का ब्रेक लगा दिया, वरना अब तक मैं उसे कुचलकर आगे बढ़ गया होता। फिर मैंने उसके सामने 1-2 बार हॉर्न भी बजाया, लेकिन वो वहां से हटने को तैयार ही नहीं था। आखिर में मैंने अपने ऑटो को सड़क से उतारकर दूसरे साइड से लेना पड़ा। मैं मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोल रहा था कि कैसे कैसे लोग सड़क के ऊपर आकर बैठ जाते हैं। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अगर कोई दूसरा आदमी होता तो अब तक इसे टक्कर मारकर आगे निकल गया होता। मैं इतना सोचते हुए आगे ही बढ़ रहा था कि फिर पीछे से मुझे आवाज आई, अरे भाई साहब, मुझे भी जरा आगे तक छोड़ दो। जैसे मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, मानो मेरे पैरों तले जमीन सरक गई हो। दरअसल मैंने देखा कि वो आदमी अपने पीछे वाली सीट पर आकर बैठ गया था। उस शख्स को पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ देखकर मानो मेरी सिट्टी बिट्टी ही गुल हो गई। लेकिन फिर मैंने दबी हुई आवाज में उस आदमी को बोला, लेकिन भाई साहब, आपको जाना कहाँ है और आप अचानक से मेरी ऑटो में कैसे बैठ गए? मेरी बात सुनकर वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, मुझे बस आगे गांव तक जाना है और अगर तुम मुझे मेरे गांव तक नहीं छोड़ोगे तो फिर इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। उसकी बात सुनकर ही मुझे अब डर लगने लगा था, इसलिए मैंने उस आदमी को उसके गांव के बारे में पूछा
तो उसने बताया कि उसे मालघाटी जाना है। मैं मालघाटी गांव के बारे में पहले भी सुन चुका था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उस गांव के बारे में मैंने सिर्फ अफवाहें सुनी थी और अब मुझे इस गांव के अंदर कदम पटकने थे। इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे उस आदमी की बात को मानना पड़ा। फिर क्या था, मैंने अपनी ऑटो को उसी तरफ मोड़ दिया जिस तरफ उस आदमी ने मुझे बताया था और मेरी ऑटो अच्छी खासी रफ्तार के साथ सड़क को क्रॉस करने लगी। हालांकि मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था कि मैं बीच में अपने किराए को छोड़ चुका हूं और मुझे वहां पहुंचने में बहुत लेट हो जाएगा। तभी उस आदमी ने बोला, तुम इतनी रात को इस रोड पर क्या कर रहे हो? इस पर मैंने उसे बताया कि मैं अभी अभी एक्सीडेंट हुए लोगों को उनके घर पहुंचाने आया हूं। उनके हाथ पैर पर कुछ ज्यादा ही चोट आई है, इसलिए उन्हें घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। फिर उस आदमी ने बोला, लेकिन मैंने तो सुना है कि इस रोड पर रात को कोई नहीं आता, फिर तुमने इतनी हिम्मत कैसे जुटा दी? ये सुनते ही मैं हैरानी से बोला, मुझे नहीं मालूम कि इस रोड से रात को साधन नहीं गुजरते, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि लोगों ने इस सड़क के बारे में अफवाहें फैला रखी हैं। लोगों का कहना होता है कि यहाँ भूत रहते हैं। हालांकि अब तो मेरे मन में थोड़ा थोड़ा संकोच होने लगा था कि मेरे पीछे बैठा हुआ ये आदमी कोई भूत जैसी शक्ति ना हो। ऐसे में मैंने अपनी जुबान से ये नहीं कहा कि मैं भूत प्रेत को नहीं मानता। मैं वहीं पर खामोश होकर अपनी ड्राइविंग पर ध्यान देने लगा। तभी उस आदमी ने बोला, अपनी ऑटो को बाएं साइड में मोड़ दो। उसकी बातें सुनते मैंने ऑटो को बाएं साइड में मोड़ दिया और जैसे मैंने अपने ऑटो को साइड में घुमाया तो मैंने देखा कि वहां एक बहुत ही बड़ा बोर्ड लगा हुआ था और उस बोर्ड के ऊपर एक कंकाल का चिन्ह बना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि इस गांव के अंदर जाने से पहले किसी ने चेतावनी दी हो कि अंदर खतरों का सिलसिला देखने को मिलेगा। मगर फिर भी मैं रुका नहीं और ऑटो को चलाता उस गेट के अंदर प्रवेश कर गया। तभी उस आदमी ने बोला, लगता है तुम बड़े ही निडर इंसान हो। तुम तो इस गांव के अंदर आने से पहले एक पल के लिए भी नहीं घबराए। इस पर मैंने अपनी गर्दन हिलाई क्योंकि उस आदमी से बात करना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। तभी उस आदमी ने बोला, अगर कोई भी इस गांव के अंदर एक बार आ जाता है ना, तो फिर दोबारा यहाँ से कभी नहीं निकल पाता। अब ये सुनते ही मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। फिर मैंने उस आदमी से बोला, भाई साहब अब मुझे आगे नहीं जाना। इतना कहते मैंने ऑटो रोक दिया और जैसे मैंने अपनी ऑटो को ब्रेक लगाया तो ना जाने वो आदमी अचानक से कहाँ गायब हो गया। उस आदमी को ऑटो के अंदर ना पाकर मुझे इतनी ज्यादा हैरानी हो रही थी कि मैं अपना सर खुजलाने लगा और इधर उधर उस आदमी को देखने की कोशिश करने लगा। लेकिन पल भर में ही वो आदमी पता नहीं कहाँ गायब हो गया। एक दो बार मैंने उसे आवाज भी लगाई लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने वापस से अपनी ऑटो को घुमा लिया और उस गेट से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। मगर जैसे मेरी ऑटो उस गेट के पास पहुंची तो वहां पर जाते वो एकदम से बंद पड़ गई। अब रास्ता मेरे सामने था लेकिन मैं मुसीबत के इस दरवाजे को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई मुझे यहाँ से बाहर निकलने नहीं दे रहा है। मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं अपनी नई नवेली ऑटो को इस जगह पर छोड़कर पैदल यहाँ से निकल जाऊं, क्योंकि ये मेरी रोजी रोटी थी और मैं अपनी रोजी रोटी को छोड़कर यहाँ से भला कैसे निकल सकता था। ऐसे में मुझे किसी भी हालत में अपनी ऑटो को यहाँ से निकालना ही था। जब मेरी ऑटो बार बार स्टार्ट करने के बावजूद भी स्टार्ट नहीं हो रही थी तो फिर मैं अपनी ऑटो से नीचे उतरा और नीचे उतरकर उसकी जांच करने लगा कि कहीं ऑटो में कोई खराबी तो नहीं हुई है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि ऑटो के अंदर सारे सिस्टम एकदम ठीक थे, लेकिन इसके बावजूद भी ऑटो का एक जगह पर ही रुक जाना मेरे लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत बन गया था। फिर एक बार मुझे एक आवाज सुनाई दी। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि एक बार जो इस गांव के अंदर पहुंच जाता है वो यहाँ से निकल नहीं पाता। दोस्तों, इस आवाज को सुनकर मैं समझ गया कि ये किसकी आवाज थी। मैंने एकदम से पीछे मुड़ते हुए देखा तो वो काले रंग की कंबल ओढ़ा हुआ आदमी मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था और मुझे घूरते हुए देख रहा था। फिर मैंने उस आदमी को बोला, लेकिन भाई साहब मुझे अर्जेंट यहाँ से निकलना है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे किसी तरह से यहाँ से निकाल दो। मेरी बात सुनकर वो आदमी हंसते हुए बोला, मैं भी बहुत गिड़गिड़ाया था लेकिन किसी ने उस समय पर मेरी मदद नहीं की। इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा और उसके हंसने की आवाज इतनी ज्यादा खौफनाक थी कि मेरे पूरे बदन में सनसनी मच गई। डर के मारे मेरे मुंह से कोई आवाज तक नहीं निकल रही थी। और फिर उस आदमी ने बोला, अब तुम्हें वहीं पर जाना है जहां मैं जा चुका हूँ, यानी कि यमराज के पास। उसकी बात सुनकर मैं एक बार के लिए फिर से खामोश हो गया। मेरे मुंह से अब कोई भी आवाज नहीं निकल रही थी।
मगर फिर मैंने उस आदमी से पूछते हुए बोला, लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ और तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मेरी बात सुनते उस आदमी ने अपनी कंबल को अपने शरीर से हटाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उसकी कंबल उसके जिस्म के ऊपर से हटती जा रही थी तो वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कनें और भी ज्यादा तेज हो रही थी। उसके बाद का दृश्य मुझे अंदर से हिला देने वाला था। अब तक उसके शरीर पर मौजूद वो कंबल पूरी तरह से हट चुकी थी और अब जब मैंने उसका असली जिस्म देखा तो उसके बाद तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उस आदमी से कुछ बोल सकूं। मैं इस बात को अच्छी तरह से समझ गया था कि मेरे सामने एक भूत खड़ा है और इस भूत से बचने के लिए मुझे ही कोई रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि भूत वास्तव में हमें कोई रास्ता ही नहीं बता सकता। ऊपर से उसका वो जिस्म जिसके अंदर अलग अलग जगह पर गड्ढे पड़ गए थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने चाकू से इसके पूरे शरीर में छेद कर दिए हो। उसके पेट में एक इतना गहरा गड्ढा था जिसे देखकर मुझे उल्टी करने का मन करने लगा। उस गड्ढे के अंदर से मक्खियां भिनभिनाकर बाहर निकल रही थी और वो भयानक बदबू मार रहा था। तभी मैंने अपने ऑटो की ओर देखा, क्योंकि मेरी ऑटो ही थी जो मुझे यहाँ से सही सलामत निकाल सकती थी। अगर मुझे यहाँ से जिंदा बचकर निकलना था तो मेरी ऑटो का स्टार्ट होना बहुत ही जरूरी था। ऐसे में मैं जल्दी से भागता हुआ ऑटो की ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। ड्राइविंग सीट पर बैठते ही मैंने उसको फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की और पता नहीं इस बार किस एनर्जी ने मेरा साथ दिया कि 3 से 4 बार बटन दबाते ही मेरी ऑटो स्टार्ट हो गई। ऑटो स्टार्ट होते ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं न पाया कि वो आदमी अब मेरी ऑटो से लटका हुआ था। लेकिन इस वक्त पर मेरे लिए सबसे बड़ी आफत ये गांव था जिसके अंदर मैं प्रवेश कर गया था। मैं जानता था कि अगर किसी तरह से मैंने इस गांव के अंदर से अपने कदमों को मोड़ दिया तो फिर मैं खतरे से बाहर हो जाऊंगा और मेरी जान बच जाएगी। साथ ही में मैं अपने पैसेंजर को लेने के लिए देर से ही सही लेकिन अस्पताल पहुंच जाऊंगा। बाद में मैंने ऑटो के एक्सीलेटर पर पांव दबाया और उसे वहां से आगे बढ़ाने लगा। मेरी ऑटो आगे बढ़ तो रही थी लेकिन वो इतनी धीमी धीमी आगे बढ़ रही थी मानो पीछे से किसी बहुत भारी चीज ने उसे पकड़ा हुआ हो। और ये सब करामात उसी कंबल ओढ़ने वाले आदमी की थी जिसकी शक्ति का शायद कोई तोड़ ही नहीं था। मैंने जितनी कोशिश करनी थी उतनी कोशिश को अंजाम भी दिया, लेकिन वो काले कंबल वाला आदमी मेरी ऑटो को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। मानो वो ये ठान चुका है कि वो मुझे किसी भी कीमत पर अपनी ऑटो के साथ इस गांव से बाहर नहीं जाने देगा। एक तरफ मैं उसकी कहानी जानने का भी इच्छुक था तो दूसरी तरफ से मेरी जान हलक में आ गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। इस वक्त मेरी ऑटो बहुत ही हल्की हल्की रफ्तार से उस जगह से बाहर निकल रही थी, लेकिन अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो आदमी एक भूत होने के बावजूद मेरी ऑटो को रोक क्यों नहीं पा रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई पिशाच हमारे पीछे पड़ा हो तो वो गाड़ी को बहुत ही आसानी से रोक सकता है और गाड़ी को आगे बढ़ना तो दूर की बात है, गाड़ी स्टार्ट तक नहीं होती। फिर इसी बीच मेरी निगाहें मेरे ऑटो के अंदर टंगे हुए एक छल्ले पर पड़ी तो मैंने देखा कि वो एक हनुमान जी का छल्ला था जो शायद मेरी छोटी बहन ने मेरे ऑटो के अंदर लगा दिया था। हो सकता था कि आज भगवान की मेहरबानी की वजह से मैं अब तक जिंदा हूँ। खैर इसके लिए मुझे खुद भी मेहनत करनी बहुत जरूरी थी। ऐसे में मैंने भी अपनी ज्यादा हिम्मत जुटाई और अपनी ऑटो को भगाने की पूरी कोशिश करने लगा। दोस्तों सच कहूँ तो उस समय पर मैं उसे चमत्कार ही कह सकता था कि बहुत ही मेहनत और मशक्कत करने के बाद अंत में मैंने अपनी कोशिशों से अपनी ऑटो को उस भयानक जगह से बाहर निकाल दिया। उस जगह से बाहर निकलते ही मेरी सांस में सांस आई और अब वो काले रंग की कंबल ओढ़े हुए आदमी फिर से मुझे अपने ऑटो के पीछे बैठा हुआ नजर आ रहा था। लेकिन इस बार मैंने उसकी आंखों में आंखें नहीं डाली और चुपचाप बस अपनी ऑटो को चलाता ही रहा। बीच बीच में उस आदमी की तरफ से मुझे इशारा मिलता कि ऑटो को रोका जाए, लेकिन मैंने उसकी एक भी बात नहीं मानी और पूरी रफ्तार के साथ ऑटो को भगाता हुआ अस्पताल पहुंच गया। मैं जैसे अस्पताल पहुंचा तब जाकर मेरी सांस में सांस आई। फिर जाकर मैंने अपनी ऑटो को इधर से उधर चेक करने की कोशिश भी की, लेकिन मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। अब तक मेरी सांसें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी थी। मेरा पूरा शरीर पहले की तरह ही नॉर्मल हो गया था। किसी तरह से मैं अस्पताल पहुंच गया और हॉस्पिटल में जाकर मैंने उस आदमी को सारी बात बताई।
जिसने मुझे यहाँ तक बुलाया था। जैसे उसने मेरी पूरी बात सुनी तो वो मुझे धमकाते हुए बोला, अरे भाई साहब, तुम्हें उस तरफ से आने की क्या जरूरत थी? अगर सीधा मेन रोड से आते तो इस तरह की नौबत ही नहीं आती, लेकिन आप लोगों को तो शॉर्टकट की जरूरत होती है ना। दोस्तों, मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो किस रोड की बात कर रहा है, क्योंकि मैं पहले उस सड़क से यहाँ कभी नहीं आया था। ऐसे में मैंने उस आदमी को बोला, मैं आज से पहले इन चीज़ों पर यकीन नहीं किया करता था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि हमें हमेशा उस रास्ते से चलना चाहिए जो बड़े बूढ़ों ने हमें बताया होता है। अगर हम अपना रास्ता भटक जाते हैं तो फिर हमारे साथ बहुत बुरा होता है। इतना सब होने के बाद मैंने उन सभी 2-3 लोगों को अपने ऑटो में बिठाया और फिर उन्हें लेकर वहां से निकल पड़ा। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात ये थी कि आते वक्त मैं जिस सड़क से आया था उस पर काफी ट्रैफिक भी था और मैं सही सलामत घर भी पहुंच गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें।